Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator mentor for PG Physics. तो EMT के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं उसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है और ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 जिस तरह से हमने क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस लेक्चर में भी हम 20 क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस का आपको एक फ़ायदा और भी है कि इन क्वेश्चंस में जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मैं आपको कराता हूं वो कराने से आपका एक तो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, साथ ही साथ आपका जो उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है या जो कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है उस क्वेश्चन का वो भी आपका क्लियर हो जाता है। ऐसा करने से आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो भी स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर शो हो रहा है उस क्वेश्चन में हमें बोला है द यूनिट ऑफ अंडर रूट एल सी इज। यूनिट ऑफ अंडर रूट एल सी इज ये हमें बताना है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें ये पता है कि रेजोनेंस की कंडीशन में जो XL है, XL मतलब रिएक्टेंस इन इंडक्टर, तो XL और XC को हम आपस में इक्वल करते हैं। तो यहां पर हम बराबर करते हैं ओमेगा L अपॉन ओमेगा C को। जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास निकलता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन LC। अब ओमेगा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन अंडर रूट LC। ओमेगा हमें बहुत अच्छे से पता है ये 2 पाई f होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई f, यहाँ मैं चेंज करके लिख रहा हूँ तो 1 अपॉन LC हो गया। तो f की वैल्यू आ जाती है, f की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ये फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में आती है। ठीक है, किसके फॉर्म में आई? फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में आई। अब हमें यहाँ पर ये पूछा है कि अंडर रूट LC की वैल्यू क्या हो। अंडर रूट LC जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, है ना भाई। फ्रिक्वेंसी जो है उसकी यूनिट हर्ट्ज, तो LC सिर्फ LC जो है अंडर रूट LC वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन f। 1 अपॉन f यानी कि फ्रिक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? टाइम। और टाइम की जो यूनिट होती है क्या होती है? सेकंड। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई इतना ज्यादा डाउट हुआ भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है एन एटॉम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, द चेंज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिटल मोशन इज गिवन बाय। मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर क्या चेंज होता है ये हमें बताना है। हालांकि ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका डायरेक्ट आंसर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको करके बता देता हूँ करना कैसे है। भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू हम जानते हैं किससे लिखते हैं? म्यू से, और म्यू किसके इक्वल होता है? I/A। फिर हम ये जानते हैं कि एक सर्किल में जब चक्कर लग रहा है तो टाइम पीरियड उसका हम निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? I की। I बराबर क्या होगा? Q इंटू टी। तो I की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। Q क्या हो जाएगा? चार्ज को यहाँ ले लिया मैंने E, और टाइम पीरियड की जब मैं वैल्यू रखूंगा तो T अपॉन टी, सॉरी, तो ये हो जाएगा EV इंटू 2 पाई r। ये I की वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ रखूंगा जब, तो यहाँ मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? म्यू दैट इज स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आएगी EV अपॉन 2 पाई r। देन ए का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? सर्किल है, तो क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो यहां से हमें म्यू की वैल्यू EVR अपॉन 2 मिलती है, और जो कि हम जानते भी हैं तो इतना बड़ा आपको करने की जरूरत भी नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने बता दिया कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक सर्किल के अंदर एक जो इलेक्ट्रॉन है यदि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर मार रहा है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू ये आती है। अब मेरे को क्या करना है? मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा पार्शियली, तो इसको मैं डी म्यू भी लिख सकता हूं, पर मैं डी म्यू ना लिखकर मैं इसको डेल्टा म्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डेल्टा म्यू। तो डेल्टा म्यू किसके बराबर हो जाएगा? ER, और यहाँ जो वेरिएबल है वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को लिख दिया मैंने डेल V अपॉन 2, क्योंकि ऑर्बिटल मोमेंटम में चेंज ही जब होगा जब उसकी एंगुलर मोमेंट वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? चेंज होगी। ER डेल V अपॉन 2। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और दूसरी कंडीशन ये बनती है जब मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। तो वो दोनों कंडीशन के लिए हम बात कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से लिखते हैं तो B इक्वल्स टू 0। कोई भी चीज सर्किल में अगर मोशन कर रही है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर अपॉन r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा, क्योंकि इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो वहां पर केवल और केवल कौन सा फोर्स होगा? कूलम्ब फोर्स। दो चार्ज हो गए, एक हो गया प्रोटॉन और एक हो गया इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, तो उनके बीच में कूलम्ब फोर्स लग रहा होगा। तो
बैलेंसिंग कंडीशन क्या बनेगी, बैलेंसिंग कंडीशन बनेगी के ई स्क्वायर अपॉन आर। लेट सपोज आर जो है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो एम वी स्क्वायर ओवर आर। आर एम वी स्क्वायर ओवर आर क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कब है, जब बी की वैल्यू 0 है। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन हम बना लेते हैं कि इफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस केस में जो फोर्स है वो लॉरेंज फोर्स की कुल वैल्यू हो जाएगी। यानी कि अब आप मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों को क्या करोगे, कंसीडर करोगे। ये ही किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब क्या बनेगा, ये के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर और प्लस क्यू वी बी। क्यू वी बी की जगह आप क्या लिख दोगे, ई वी बी ना। आप क्या लिखोगे, ई वी बी, और ये किसके बराबर हो गया, एम वी डैश स्क्वायर अपॉन आर। एम वी डैश क्यों, क्योंकि अब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड में से 1 को माइनस कर दूंगा, सेकंड माइनस 1। तो यहां पर मैंने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एम ओवर आर। ये क्या बन गया, वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया, ई वी प्राइम बी, ई वी प्राइम बी। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया, क्या बन गया, एम अपॉन आर वी प्राइम प्लस वी, और ये क्या हो गया, वी प्राइम माइनस वी, और इक्वल्स टू ई वी प्राइम बी। ठीक है, ई वी प्राइम बी। यदि वी प्राइम लगभग लगभग बराबर है इसके वी के, है ना, इनकी वैल्यू को लगभग हम एक दूसरे के क्या मान लें, बराबर मान लें, इक्वल मान लें। ठीक है, तो ई इफ वी प्राइम लगभग बराबर है वी के, तो आपको इसको 0 नहीं करना है। ये डिफरेंस, इसमें छोटा सा डिफरेंस हो गया, छोटा डिफरेंस हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल वी। तो मैंने क्या किया, एम अपॉन आर और यहाँ 2v लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने डेल वी। इसको 0 नहीं करना है, ध्यान रखना, ये लगभग बराबर है, मतलब छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, और उस माइन्यूट डिफरेंस को मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिखा दिया, और इसको लिख दिया मैंने ई वी बी। तो यहां से जब आप इसको री शफल करके लिखोगे तो ये डेल वी की वैल्यू आ गई ई बी आर ओवर 2m। ठीक है, अब ये जो ई बी आर ओवर 2m आया है, इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई थी इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में नहीं, जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, डेल म्यू इक्वल्स टू ई आर डेल वी अपॉन 2। तो यहाँ पर हम वैल्यू को रख देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी डेल म्यू इक्वल्स टू ई आर डेल वी अपॉन 2, ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 4m। ठीक है, ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 4m। तो क्वेश्चन, हालांकि ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन था, आपको एग्जाम के अंदर इतना बड़ा डेरिवेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर आप डेरिवेशन करने बैठते हैं तो फिर वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। लास्ट में करते हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम बच रहा है, तब तो करना है ऐसे क्वेश्चंस को, अदरवाइज इनको करने का कोई सेंस है नहीं। तो कहने आपको याद है आंसर तो धड़ल्ले से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कल क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कल हमने इसकी निकाली थी क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी एक वैल्यू आई थी, हमें उसका ऑर्डर पूछा है। तो ऑर्डर तो सीधा सा है, उसका आंसर जो आया था 10 की पावर -15 में आया था। निकाला कैसे था मैंने, जो इलेक्ट्रॉन में जो सॉरी एक स्पेयर के अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो कितनी थी, 3/5 के स्क्वायर अपॉन आर, और ये किसके बराबर करनी थी हमें, mc स्क्वायर के। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू निकाली थी, आर की, तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो रही थी, 3 स्क्वायर अपॉन 5 mc स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखनी थी, आर की वैल्यू आई थी, जिसकी जो ऑर्डर है वो कितनी बनी थी, 10 पावर -15। इसका ऑर्डर जो बना था कितना बना था, 10 पावर -15 का ऑर्डर बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। The next question says that in certain region of space electrical potential is given as V equals to 3x square plus y square plus 2z square. Charge density here should be. तो यहाँ पर तो आपको इक्वेशन लगानी है, कौन सी इक्वेशन लगानी है, पॉइजन इक्वेशन। तो पॉइजन इक्वेशन का यूज करोगे डेल स्क्वायर फाई या डेल स्क्वायर वी भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रो की वैल्यू किसके बराबर हो गई, रो की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर और v। मैंने कहा फाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, v भी लिख सकते हो। तो आपको इसको डबल डिफरेंशिएशन कर देना है, तो माइनस एप्सिलॉन नॉट को तो बाहर लिखा रहने दो, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और ये बाकी का जो है वेलोसिटी का ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कितना, -12 एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है भैया ना,
-12 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको गाउस का जो डिफरेंशियल लॉ है उससे भी सॉल्व करो। पहले उससे आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, उस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू फिर आप लाके यहां रखोगे तो बात तो वही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस क्वेश्चन सेज दैट मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट इज गिवन एज फॉलो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है हमें, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें दिया है उसकी वैल्यू है x + 3y i कैप प्लस y - 2z j कैप प्लस x - bz k कैप। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट इज गिवन एज फॉलोज। तो हमें b की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा लिखो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ सोलेनॉइड, इसको पूरा लिखो, इन अ सोलेनॉइड given as follows, find out value of b। find out value of b। अब ये मैंने क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपको सोलेनॉइड बोला जाएगा तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस है वो हमेशा क्या होगा, 0। ठीक है, तो फॉर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के केस में डाइवर्जेंस ऑफ b क्या हो जाएगा, 0। डाइवर्जेंस का मतलब क्या हो गया, d/dx i कैप प्लस d/dy j कैप प्लस d/dz k कैप, और इसका करा देना है आपको डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करा देना है, इसके साथ। तो x + 3y ये बन गया i कैप प्लस ये हो गया y - 2z j कैप प्लस ये हो गया x - bz और k कैप, और ये किसके बराबर करना है, 0। अब इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, 1 + 1 - b = 0। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 2। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2। डिफरेंशिएट करना तो आता होगा मेरे हिसाब से, उसमें ऐसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डायमैग्नेटिज्म इन अ मैटर। डायमैग्नेटिज्म इन मैटर इज ड्यू टू। डायमैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है, डायमैग्नेटिज्म जब एक जो पार्टिकल है उसकी जो ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी, ऑर्बिटल मोशन जब उसके चेंज होते हैं, तो ऑर्बिटल मोशन चेंज होने से उसके अंदर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से मैटर के अंदर एक बिहेवियर आ जाता है जिसको कहते हैं डायमैग्नेटिज्म, है ना। तो ऑर्बिटल जायरोमैग्नेटिक मोशन, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑर्बिटल जायरोमैग्नेटिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पॉइजन इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए के लिए पॉइजन इक्वेशन क्या हुई। जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो वेक्टर पोटेंशियल नहीं होता वहां पे स्केलर पोटेंशियल होता है, और वहां पर इक्वेशन लिखते हैं del² phi = -ρ/ε0, और एक इक्वेशन लिखते हैं del² phi = 0। तो ये तो होती है लैप्लास इक्वेशन, ये होती है पॉइजन इक्वेशन। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये इक्वेशन होती है del² A = -μ0j। del² A = -μ0j, ये होती है पॉइजन इक्वेशन। इसी तरह से यहाँ लैप्लास इक्वेशन क्या बनेगी, del² A = क्या हो जाए, 0। और वो कब होगा, जब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये तो बनेगी कौन सी, लैप्लास इक्वेशन। ये बनेगी लैप्लास इक्वेशन, और ये ऊपर वाली जो बनी है ये कौन सी बनी है, पॉइजन इक्वेशन। ये किस केस में है, मैग्नेटिक फील्ड के केस में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। Ex की वैल्यू 0 दे रखी है, Ey की वैल्यू हमें गिवन है, सर्टेन वैल्यू गिवन है, Ez की वैल्यू 0 है। वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, हमें क्या बताना है, हमें बतानी है वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे बताएं, सबसे पहले ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको उठाओ आप, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो Ey की एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी 0.5, और ये कॉस से मल्टीप्लाई हो गया 0.5 कॉस, ये क्या बनेगा 2 पाई × 10⁸ t माइनस 2 पाई × 10⁸ और x/c, ये वैल्यू बन गई। अब ये जो वैल्यू होती है ये होती है ओमेगा टी, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा टी। इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई × 10⁸, 2 पाई × 10⁸। फिर ओमेगा और किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। हमने ये पढ़ा है कि जो सी है, सी बोले तो वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर होता है f लैम्डा, f बराबर हो जाएगा v/λ।
क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसकी स्पीड लाइट की स्पीड होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2πc/λ, 2πc/λ। ठीक है, हम इसकी वैल्यू को ये लिख सकते हैं यहां से। तो ओमेगा जो है ये बराबर हो गया 2πc/λ इक्वल्स टू 2π इंटू 10⁸। ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 2π इंटू 10⁸। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, 2π से 2π कैंसिल। c की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? 3 इंटू 10⁸। तो c की वैल्यू कितनी लिखोगे आप? 3 इंटू 10⁸ अपॉन क्या लिख रहे हो? लैम्बडा। और यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ है? 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्बडा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 3 मीटर। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया इसका कितना आ गया? 3 मीटर्स, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इलेक्ट्रिक सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक सस्पेक्टेबिलिटी इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज टेंसर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो है जे डी से जिसको हम लिखते हैं वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी, एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। तो यहां साफ दिख रहा है चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम, वो किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द क्यूरी टेम्परेचर फॉर अ फेरोमैग्नेटिक, देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जब भी बात होगी तो उसके लिए क्यूरी टेम्परेचर को आप शो करोगे जीटा इक्वल्स टू सी ओवर टी माइनस टी सी। ये किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक के लिए। ये किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक के लिए। जब भी पैरामैग्नेटिक की बात होगी तो उसके लिए लिखोगे आप एक्स जीटा इक्वल्स टू सी ओवर टी। ये किसके लिए है? पैरामैग्नेटिक के लिए। तो हमें किसका पूछा है? हमें पूछा है फेरोमैग्नेटिक का, फेरोमैग्नेटिक के लिए लिखा। अब हमें सस्पेक्टेबिलिटी की वैल्यू दी है, सस्पेक्टेबिलिटी की वैल्यू कितनी दी है? 0.6, तो मैंने लिखा 0.6। सी की वैल्यू में निकालनी, किस टेम्परेचर पर दी है? 450, तो यहां लिख दिया मैंने 450। टी सी की वैल्यू में कितनी रखी है? 300, तो मैंने इसको लिख दिया 300। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6 और ये मल्टीप्लाई बाय 150। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 90K विच इज ऑप्शन बी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो गया इसका 90K। 90K का मतलब है 90 केल्विन, 90,000 नहीं, 90 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है ड्यू टू क्वाड्रिपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी वेरीज। देखो तीन होते हैं, एक होता है डाइपोल, एक होता है मोनोपोल और एक होता है क्वाड्रिपोल। तो मोनोपोल को पहले मैं बताऊं, फिर मैं बताता हूं आपको डाइपोल को, और फिर आपको बताता हूं क्वाड्रिपोल। क्वाड्रिपोल, मोनोपोल का मतलब है समेशन ऑफ चार्ज, डाइपोल का मतलब है चार्ज इनटू उनके बीच के डिस्टेंस, और क्वाड्रिपोल का मतलब है चार्ज इनटू एरिया। तो मोनोपोल के केस में जो पोटेंशियल है, मोनोपोल के केस में पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। डाइपोल के केस में जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r², इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r³। क्वाड्रिपोल के केस में जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r³, 1/r³, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁴। ठीक है, डाइपोल के केस में V प्रोपोर्शनल टू 1/r², E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। क्वाड्रिपोल के केस में V प्रोपोर्शनल टू 1/r³ और E प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। तो हमें किसका पूछा है? पोटेंशियल का पूछा है। पोटेंशियल जो है उसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। वहीं अगर डाइपोल होता तो इसका जो आंसर आ जाता वो आ जाता बी। वहीं अगर मोनोपोल होता तो इसका जो आंसर आ जाता वो क्या आ जाता? 1 आ जाता। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको ध्यान में रखना, मोनोपोल का, डाइपोल का और क्वाड्रिपोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ इस क्वेश्चन में बोला है सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ H+ एंड Cl- आयन इन HCl मॉलिक्यूल इज 0.2 आर्मस्ट्रॉन्ग, व्हाट विल बी द मिनिमम पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Kp cos थीटा अपॉन r², Kp cos थीटा अपॉन r², जहां cos थीटा क्या है? एंगल की वैल्यू, थीटा क्या है? एंगल की वैल्यू। तो फॉर एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट का मतलब जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0, तो पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है मैक्सिमम, वो कितनी मिलती है? Kp अपॉन r²। P का मतलब क्या है? P का मतलब है डाइपोल मोमेंट, जो कि किसके बराबर होगा? Q इंटू डी। वहीं अगर हम बात कर लें किसके लिए? मिनिमम वैल्यू के लिए, तो फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट,
इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब हो गया कि जो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में जो पोटेंशियल है वो मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, क्योंकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो हमें यही पूछा है कि मिनिमम पोटेंशियल बताओ, तो मिनिमम पोटेंशियल बताना है, तो मिनिमम पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक सस्पेक्टेबिलिटी, ये हमें बताना है। हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है P, वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। P स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन, इसका मतलब क्या है, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हम क्या फॉर्मूला जानते हैं कि P इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट जीटा, जीटा बोले तो सस्पेक्टेबिलिटी और E। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E प्लस एप्सिलॉन नॉट जीटा और E। तो यहां से हमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या रह गया, ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस जीटा और यहां रह गया E। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया, बी आ गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, मैं आपको पीछे अभी बता के आया हूं जस्ट थोड़ी देर पहले। मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। वहीं अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता तो ये वाली जो है ये किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो ये आंसर आप किसके लिए लिखते, फेरोमैग्नेटिक के केस में लिखते। आपको पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I, देन मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस z फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर 3/2। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वेबर। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, इनमें से डिफरेंशियल फॉर्म कौन सा है, मैक्सवेल मॉडिफिकेशन एम्पियर्स लॉ का। तो ऑप्शन तो आएगा इसका बी। अब आता कैसे वो मैं बता देता हूं। इंटीग्रल मल्टीपल जो होता है, इंटीग्रल जो लाइन इंटीग्रेशन होता है किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन का, H डॉट dl, ये किसके बराबर है, I के बराबर, है ना। तो और I जो है वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट ds। तो मैं यहाँ I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा H डॉट dl और ये बन जाएगा J डॉट ds। अब हम यूज करेंगे किसका, हम यूज करेंगे स्टोक्स थ्योरम का। स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे तो H डॉट dl को हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ H इंटू ds। तो मैं स्टोक्स थ्योरम का अगर यूज करूं, स्टोक्स थ्योरम, वहां से मैंने चेंज कर दिया, मैंने इसको लिख दिया कर्ल ऑफ H, कर्ल ऑफ H और ये ds हो गया, और यहां मैंने लिखा रहने दिया J ds। तो अब ये इक्वेशन मेरे को क्या बन के आ रही है, कर्ल ऑफ H इक्वल्स टू क्या हो गया, J हो गया। J टोटल चार्ज डेंसिटी है जो कि बराबर होगी किस किस के, वो फ्री चार्ज डेंसिटी और कौन सी, जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है B, बाउंड चार्ज डेंसिटी B, ठीक है, B हो गया। तो यहां से अब जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा JF, और इसको मैंने लिख दिया डेल D ओवर डेल T। हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी फ्लक्स की जो डायरेक्शन होती है वो होती है परपेंडिकुलर टू E क्रॉस B। तो सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट विल बी। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास तीन तरह के कोऑर्डिनेट चलते हैं, तो तीन लाइन एलिमेंट आते हैं, एक आता है DL1, एक आता है DL2 और एक आता है DL3। DL1 की जो वैल्यू है, DL1 की वैल्यू वो कितनी होती है, dr r कैप। DL2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, DL2 की वैल्यू r d थीटा थीटा कैप, और DL3 की वैल्यू होती है r sin फाई, r sin थीटा, सॉरी r sin थीटा d फाई, r sin थीटा और d फाई, d फाई ये है d फाई, r sin थीटा और d फाई और फाई कैप। वॉल्यूम तीन एलिमेंट से मिलकर बनेगा, तो ये बन जाएगा DL1, DL2 और DL3। तो ये कौन सा बन जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके लिए जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी और म्यू मतलब परमिएबिलिटी,
है ना, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और एप्सिलॉन का मतलब हो जाएगा परमिटिविटी। सी ऑप्शन आ गया। ई अपॉन एम, यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो ई की वैल्यू रखोगे आप 1.6 इंटू 10 पावर -19। प्रोटॉन के लिए पूछ रहा है तो वैल्यू 1.67 इंटू 10 पावर -27। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.958 इंटू 10 पावर 8, यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। इन सीरीज आरसीआर सर्किट एज रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, शुरू में मैंने बताया था XL इक्वल्स टू XC, तो सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि जो XL है यानी कि रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टेंस बराबर हो जाएगा रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटेंस। तो ये थे आज के लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आए होंगे, जिससे आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी थोड़ा इंप्रूव हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।